काली अंधेरी रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही थी और दूर कहीं सियारों के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था कि पत्तों की सरसराहट भी साफ सुनाई दे रही थी। इसी रात चंद्रगढ़ गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली में एक अजीब उदासी पसरी हुई थी। हवेली बाहर से जितनी भव्य दिखाई देती थी, अंदर उतनी ही बेचैनी और दुख छिपा हुआ था। ठाकुर प्रताप सिंह अपनी पत्नी सावित्री देवी और बेटे वीरेंद्र के साथ रहते थे। उनके पास धन दौलत, खेत खलिहान और नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इतने बड़े घर में भी एक ऐसी बात थी जो हमेशा ठाकुर प्रताप सिंह के दिल को कचोटती रहती थी। वीरेंद्र की वैसे तो 2 पत्नियां थीं, लेकिन दोनों ही कैद खाने में बंद थीं। वे दोनों घर के बाकी लोगों के साथ नहीं रहती थी। इसके पीछे एक बड़ा कारण था। वीरेंद्र की मां सावित्री देवी अपने बेटे के लिए ऐसी बहू चाहती थी जो केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान और समझदार भी हो। जब वीरेंद्र अपनी पसंद से पहली पत्नी को घर लाया था, तब सावित्री देवी ने उसकी बुद्धि की परीक्षा ली थी, लेकिन वह उनकी पहेली का उत्तर नहीं दे पाई। सावित्री देवी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने उसे कैद खाने में बंद करवा दिया। कुछ समय बाद वीरेंद्र ने दूसरी शादी की। उसे उम्मीद थी कि इस बार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दूसरी पत्नी भी सावित्री देवी की कठिन परीक्षा में सफल नहीं हो पाई। उसका भी वही हाल हुआ, उसे भी कैद खाने में डाल दिया गया। तभी से वीरेंद्र की दोनों पत्नियां कैद खाने में रह रही थी। वीरेंद्र अपनी दोनों पत्नियों से बहुत प्रेम करता था। जब भी वह उन्हें कैद खाने में उदास और रोते हुए देखता, उसका दिल टूट जाता। लेकिन वो अपनी माँ के फैसले के सामने कुछ नहीं कर पाता था। उस रात भी वीरेंद्र हवेली के आंगन में बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही थी। तभी ठाकुर प्रताप सिंह वहां आए। उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और बोले, क्या बात है बेटे, फिर से उदास बैठा है? वीरेंद्र ने धीमी आवाज में कहा, पिताजी मैं क्या करूं? मेरी दोनों पत्नियां कैद में हैं। मैं चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा। ठाकुर प्रताप सिंह ने गहरी सांस ली, फिर बोले, बेटे तूने तो 2-2 शादियां कर ली, पर क्या फायदा इन शादियों का जब तेरी दोनों पत्नियां ही तेरे साथ नहीं रहती। वीरेंद्र की आंखें भर आई। क्या करूं पिताजी, वे दोनों माँ की शर्तें पूरी नहीं कर पाई। अगर उन्होंने माँ की परीक्षा पास कर ली होती तो आज वे दोनों कैद खाने में कैद नहीं होती। ठाकुर प्रताप सिंह कुछ देर तक सोचते रहे, फिर अचानक उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है बेटे, अब और दुखी मत हो। मैं तेरे लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगा जो तेरी माँ की हर परीक्षा में पास हो जाए। वीरेंद्र ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में पिताजी? हाँ बेटा, बिल्कुल सच में। ये सुनकर वीरेंद्र के चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान आई। अगली सुबह ठाकुर प्रताप सिंह अपनी पत्नी सावित्री देवी के पास पहुंचे। भाग्यवान, मैं बाहर जा रहा हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। ठीक है जी। ठाकुर प्रताप सिंह घर से निकल पड़े। चलते चलते वे काफी दूर निकल गए। दोपहर का समय हो चुका था। सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि जमीन भी तप रही थी। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। लंबे सफर के कारण उनका गला सूख चुका था। उन्हें बहुत जोर की प्यास लग रही थी। उन्होंने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कहीं भी पानी दिखाई नहीं दिया। हे भगवान, अब क्या करूं? बड़ी जोर की प्यास लगी है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी दूर उन्हें एक छोटा सा मकान दिखाई दिया। मकान देखकर उनके चेहरे पर खुशी आ गई। वे जल्दी जल्दी उस ओर बढ़े। वह एक गरीब कुम्हार का घर था। घर के बाहर एक बेहद सुंदर लड़की बैठी हुई थी। वो बड़े मन लगाकर मिट्टी के सुंदर सुंदर घले बना रही थी। उस लड़की का नाम गौरी था। गौरी बहुत गरीब थी। उसके पिता का कई वर्ष पहले निधन हो चुका था। अब घर में केवल गौरी और उसकी बूढ़ी माँ ही रहती थी। दोनों माँ बेटी घड़े बनाकर और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करती थीं। ठाकुर प्रताप सिंह उसके पास पहुंचे और बोले, बेटी, मैं अपने काम से जा रहा था।
मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? गौरी तुरंत खड़ी हो गई। जी अवश्य मालिक, आप यहीं बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो घर के अंदर चली गई। घर के कोने में रखा मिट्टी का घड़ा उठाया और उसमें से ठंडा पानी एक गिलास में भर लिया। लेकिन पानी लेकर आने से पहले उसने कुछ सूखे तिनके उठाए और गिलास में डाल दिए। फिर वह मुस्कुराते हुए बाहर आई और ठाकुर प्रताप सिंह को पानी दे दिया। ठाकुर प्रताप सिंह ने गिलास हाथ में लिया तो उनकी नजर उन तिनकों पर पड़ी। वे मन ही मन सोचने लगे, पानी तो बिल्कुल साफ है, फिर इस लड़की ने इसमें तिनके क्यों डाल दिए? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने धीरे धीरे तिनकों को अलग किया और घूट घूट करके पानी पीने लगे। कुछ ही देर में पूरा गिलास खाली हो गया। ठंडा पानी पीकर उन्हें बड़ी राहत मिली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, पानी पिलाने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं मालिक। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या मालिक? तुमने पानी में ये तिनके क्यों डाले थे? गौरी हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, मालिक, आप बहुत देर से धूप में चल रहे थे, आपको बहुत जोर की प्यास लगी थी। हाँ बेटी, ये बात तो सही है। अगर मैं आपको बिना तिनकों वाला पानी देती तो आप पूरा पानी एक ही सांस में पी जाते। फिर इतनी तेज प्यास में अचानक ज्यादा पानी पी लेने से आपकी तबीयत खराब हो सकती थी, इसलिए मैंने तिनके डाल दिए ताकि आप उन्हें हटाते हुए धीरे धीरे पानी पिएं। ये सुनकर ठाकुर प्रताप सिंह आश्चर्य से गौरी को देखने लगे। उनकी आंखों में प्रशंसा झलक रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, वाह, कितनी बुद्धिमान लड़की है। इतनी समझदारी तो बड़े बड़े लोगों में भी नहीं होती। फिर उन्होंने पूछा, बेटी, तुम्हारे घर में और कौन कौन रहता है? मालिक, मेरे साथ मेरी बूढ़ी माँ रहती है। अच्छा, उन्हें जरा बुलाकर लाओ। जी मालिक। गौरी अंदर गई और अपनी माँ को बुलाकर ले आई। बूढ़ी माँ बाहर आई और हाथ जोड़कर बोली, प्रणाम मालिक। खुश रहो माता। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? ठाकुर प्रताप सिंह कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, मैं चंद्रगढ़ गांव का जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह हूँ। ये सुनते ही बूढ़ी माँ घबरा गई। जी मालिक, मैं आपको पहचानती हूँ। माता, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। बूढ़ी माँ हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। ये सुनते ही बूढ़ी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा जमींदार उसकी गरीब बेटी का रिश्ता मांग रहा है। वो घबराते हुए बोली, मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लेकिन मालिक, हम बहुत गरीब लोग हैं। हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से होती है। हम आपको दहेज भी नहीं दे पाएंगे। ठाकुर प्रताप सिंह मुस्कुराए। मुझे दहेज नहीं चाहिए माता, मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। मालिक, इतना बड़ा फैसला मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ? तभी गौरी बोली, माँ, मालिक अच्छे इंसान लगते हैं। आप चिंता मत कीजिए, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। ठाकुर प्रताप सिंह भी बोले, माता, मैं आपकी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखूंगा। आखिरकार बूढ़ी माँ मान गई। ठीक है मालिक, अगर मेरी बेटी भी तैयार है तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनते ही ठाकुर प्रताप सिंह बहुत खुश हो गए। तो फिर मैं कल ही बारात लेकर आऊंगा। जैसी आपकी इच्छा मालिक। ठाकुर प्रताप सिंह खुशी खुशी अपने गांव लौट गए। लेकिन उनके जाने के बाद बूढ़ी माँ की चिंता बढ़ गई। शाम होते होते वो बार बार एक ही बात सोचने लगी। रात को उसने गौरी से कहा, बेटी, मैंने मालिक को हाँ तो कह दिया, लेकिन कल बारात आएगी तो हम क्या करेंगे? क्यों माँ? हमारे घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है। गौरी शांत थी। तो क्या हुआ माँ? इतने सारे बाराती आएंगे, हम उन्हें खाना कैसे खिलाएंगे? बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन गौरी बिल्कुल नहीं घबराई। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने रिश्ता भेजा है तो रास्ता भी वही निकालेगा। माँ बेटी को देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी इतनी बड़ी चिंता में भी बिल्कुल शांत कैसे है। उधर चंद्रगढ़ में ठाकुर प्रताप सिंह ने घर पहुंचकर सारी बात अपने परिवार को बता दी। लेकिन सावित्री देवी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वह मन ही मन सोच रही थी, देखते हैं ये नई लड़की कितनी समझदार है। अगर मेरी परीक्षा में फेल हुई तो इसका हाल भी बाकी दोनों बहुओं जैसा होगा।
और उधर गरीब झोपड़ी में बैठी गौरी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा उसका इंतजार कर रही है। उस रात बूढ़ी माँ को नींद नहीं आई। झोपड़ी के कोने में बैठकर वो बार बार अपनी बेटी गौरी के बारे में सोचती रही। कभी वह टूटी हुई दीवारों को देखती तो कभी खाली मटका उठाकर देखती। उसके मन में डर था, इतने बड़े जमींदार के घर मेरी बेटी कैसे जाएगी? लेकिन गौरी शांत थी। वो अपनी माँ के पास बैठी बोली, माँ आप चिंता मत करो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। सुबह होने से पहले ही हल्की रोशनी फैल गई। आसमान में लालिमा थी और पक्षियों की आवाजें गूंज रही थी। गौरी जल्दी उठ गई। उसने अपनी माँ को आवाज दी, माँ जल्दी उठो। माँ घबराकर उठी। क्या हुआ बेटी? गौरी बोली, गांव के किसी बैलगाड़ी वाले को बुला लाऊं? बैलगाड़ी वाले को? क्यों बेटी? गौरी मुस्कुराई। आप बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। माँ थोड़ी घबराई, लेकिन फिर बाहर जाकर बैलगाड़ी वाले को बुला लाई। कुछ ही देर में एक पुरानी सी बैलगाड़ी वहां आ गई। गौरी ने साधारण कपड़े पहन लिए, लेकिन चेहरा शांत और तेज था। उसने माँ के पैर छुए। माँ रो पड़ी। बेटी अब तू पराई हो जाएगी। गौरी भी भावुक हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। माँ मैं जल्दी आऊंगी। दोनों गले लगकर रोने लगी। फिर गौरी बैलगाड़ी में बैठ गई। उधर चंद्रगढ़ में ठाकुर प्रताप सिंह बारात लेकर निकल चुके थे। ढोल नगाड़ों की आवाज से पूरा माहौल गूंज रहा था। बाराती खुशी से नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। ठीक आधे रास्ते में बैलगाड़ी दिखाई दी। ठाकुर प्रताप सिंह ने हाथ उठाकर रोका। रुको। बैलगाड़ी रुकी। गौरी नीचे उतरी। पिताजी। ठाकुर चौंक गए। तू यहाँ कैसे आ गई बेटी? गौरी मुस्कुराई। आप इतने बड़े जमींदार हैं, इतनी दूर क्यों आए? मैं खुद ही आ गई। ठाकुर प्रताप सिंह खुश हो गए। वाह बेटी, तू तो बहुत समझदार है। उन्होंने बारातियों से कहा, अब आगे जाने की जरूरत नहीं, हमारी बहू हमें मिल गई है। सभी लोग वापस लौट गए। कुछ देर बाद सभी हवेली पहुंच गए। हवेली बहुत बड़ी और भव्य थी। गौरी पहली बार इतनी बड़ी हवेली देखकर भी नहीं घबराई। उसके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि विनम्रता थी। दरवाजे पर सावित्री देवी खड़ी थीं। उन्होंने गौरी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर गंभीर आवाज में बोली, रुको। सभी रुक गए। पहले मैं देखूंगी कि ये लड़की इस घर में रहने लायक है भी या नहीं। वीरेंद्र घबरा गया। ठाकुर प्रताप सिंह भी शांत हो गए। गौरी ने सिर झुकाकर कहा, माँ जी जैसी आपकी आज्ञा। सावित्री देवी उसे हवेली के पुराने अंधेरे कमरे में ले गईं। कमरा कई सालों से बंद था। अंदर घुप अंधेरा था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सावित्री देवी बोली, बेटी इस कमरे में अंधेरे की माँ रहती है। अगर तुम इस अंधेरे की माँ को मार दोगी तभी मैं तुम्हें बहू मानूंगी। और वो बाहर चली गई। गौरी थोड़ी देर खड़ी रही। फिर उसे अपनी माँ की बात याद आई। बेटी, दिया और माचिस हमेशा साथ रखना। उसने तुरंत दिया और माचिस निकाली। माचिस जलाई, दिया जलाया, और जैसे ही दिया जला पूरा कमरा रोशनी से भर गया। अंधेरा गायब हो गया। गौरी बाहर आई और बोली, माँ जी अंधेरे की माँ खत्म हो गई। सावित्री देवी चौंक गई, फिर मुस्कुरा दी। वाह, इसने तो मेरी पहली परीक्षा पास कर ली। ठाकुर प्रताप सिंह बहुत खुश हुए, लेकिन तभी गौरी ने कहा, मैं तब तक भोजन नहीं करूंगी जब तक आप उन दोनों बहुओं को कैद से बाहर नहीं निकाल देती। पूरा परिवार चौंक गया। गौरी की बात सुनते ही हवेली में सन्नाटा छा गया। सावित्री देवी का चेहरा सख्त हो गया। वे कुछ पल तक गौरी को देखती रहीं, फिर धीमी आवाज में बोली, बेटी तुम नहीं जानती, वे दोनों मेरी दी हुई परीक्षा में असफल हुई थी, इसलिए उन्हें सजा मिली है। गौरी शांत खड़ी रही। फिर उसने विनम्रता से कहा, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन हर इंसान की समझ और ताकत एक जैसी नहीं होती। सावित्री देवी कुछ नहीं बोली। गौरी आगे बोली, अगर उन्हें समझ नहीं आया तो इसमें उनकी पूरी गलती नहीं हो सकती। वीरेंद्र ये सब सुनकर भावुक हो गया। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। ठाकुर प्रताप सिंह भी बोले, भाग्यवान, बहू सही कह रही है, पुरानी बातों को भूल जाओ। सावित्री देवी गहरी सोच में पड़ गईं। कुछ देर बाद उन्होंने लंबी सांस ली। ठीक है बेटी, अगर तुम चाहती हो तो मैं उन्हें छोड़ देती हूँ।
ये सुनते ही वीरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। गौरी मुस्कुरा दी। धन्यवाद माँ जी। सावित्री देवी ने तुरंत नौकरों को बुलाया। जाओ, कैद खाना खोल दो। कुछ ही देर बाद लोहे का भारी दरवाजा खोला गया। अंदर से दोनों बहुएं बाहर निकाली गईं। उनके चेहरे थके हुए थे, पर आंखों में आजादी की चमक थी। जब वे हवेली पहुंची तो वीरेंद्र दौड़कर उनके पास गया। मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सका। दोनों बहुएं रो पड़ी। फिर वे गौरी के पास आईं। तुमने हमें बचा लिया। गौरी ने मुस्कुराकर कहा। अब सब भूल जाओ, हम सब एक परिवार है। और तीनों बहुएं एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़ी। कुछ समय बीत गया। अब हवेली में फिर से खुशियां लौट आई थीं। सभी मिलकर रहने लगे थे। उस दिन के बाद हवेली में प्रेम, विश्वास और एकता का नया अध्याय शुरू हुआ। सावित्री देवी को भी अपनी कठोरता का एहसास हुआ और उन्होंने सभी बहुओं को समान स्नेह देना शुरू कर दिया। वीरेंद्र का परिवार फिर से एक हो गया। सबने समझ लिया कि क्षमा, प्रेम और परिवार की एकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आप सभी को ये स्टोरी अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले। आप सभी को धन्यवाद।